हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का गबन उपन्यास का अध्याय 38 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर एपिसोड वाइज अपलोड है। यदि आप लोगों को देखना हो तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। गबन उपन्यास अध्याय 38। वह रामानाथ जो पुलिस के भय से बाहर न निकलता था, जो देवी दीन के घर में चोरों की तरह पड़ा जिंदगी के पूरे दिन पूरे कर रहा था, आज 2 महीनों से राजसी भोग विलास में डूबा हुआ है। रहने को सुंदर सजा हुआ बंगला है, सेवा टहल के लिए चौकीदारों का एक दल, सवारी के लिए मोटर, भोजन पकाने के लिए कश्मीरी बावर्ची है। बड़े बड़े अफसरों उसके मुंह ताकच करते हैं। उसके मुंह में बात निकली ही नहीं कि पूरी हुई। इतने ही नहीं कि उसके मिजाज में इतना नफरत आ गई है मानो वह खानदानी रईस हो। विलास में उसकी विवेक बुद्धि को सम्मोहित सा कर दिया है। उसे कभी इसका ख्याल भी नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे हाथों इतने बेगुनाहों का खून हो रहा है। उसे एकांत विचार का अवसर ही नहीं दिया जाता। रात को वह अधिकारियों के साथ सिनेमा या थिएटर देखने जाता है। शाम को मोटरों की सैर होती है। मनोरंजन के नृत्य लिए सम्मान होते रहते हैं। जिस दिन अभियुक्ति को मिलिट्रिशियन ने सेशन सुपुर्द किया, सबसे ज़्यादा खुशी उसी को हुई। उसे अपना सौभाग्य सूर्य उदय होता हुआ मालूम होता है। पुलिस को मालूम था कि सेशन जज का इजलास में यह बाहर न होगी। संयोग से जज हिंदुस्तानी थे और निष्पक्षता के लिए बदनाम। पुलिस हो या चोर, उनकी निगाह में बराबर था। वह किसी के साथ रियासत ना करते थे। इसीलिए पुलिस को रामा को एक बार उन्हें स्थानों को सैर कराना जरूरी समझा। वहाँ वारदातें हुई थी। एक जमींदार की सजी सजाई कोठी में डेरा पड़ा। दिन भर लोग शिकार खेलते, रात को ग्रामोफोन सुनते, ताश खेलते और बाजारों पर नदियों की सैर करते। ऐसा जान पड़ता था कि कोई राजकुमार शिकार खेलने निकला है। इस भोग विलास ने रामा को अगर कोई अभिलाषा थी तो वह जल्पा भी यहाँ होती। जब तक वह परिचित था, दरिद्र था, उसकी विलासितियाँ मानो मूर्छित हो गई थी। इन शीतल झोंकों में उन्हें फिर सचेत कर दिया। वह इस कल्पना में मग्न था कि यह मुकदमा खत्म होते ही उसे अच्छी जगह मिल जाएगी, तब जाकर जल्पा को मना लावेगा और आनंद से जीवन सुख भोगेगा। हाँ, वह नए प्रकार का जीवन होगा। उसकी मर्यादा कुछ और होगी, सिद्धांत कुछ और होंगे। इसमें कठोर नियम संयम होगा और पक्का निर्णय। अब उसके जीवन में कुछ उद्देश्य होगा, कुछ आदर्श होगा। केवल खाना, सोना और रुपए के लिए हाय हाय करता ही जीवन का व्यापार न होगा। इसी मुकदमे के साथ ही मर्महीन जीवन का अंत हो जाएगा। दुर्बल इच्छा ने उसे यह जीवन दिखाया था और अब एक नए और संस्कृत जीवन का स्वप्न दिखा रही थी। शराबियों की तरह ऐसे मनुष्य रोज ही संकल्प करते हैं, लेकिन उन संकल्पों का अंत क्या होता है? नए नए प्रलोभन सामने आते रहते हैं और संकल्प की अवधि भी बढ़ती चली जाती है। नए प्रभात का उदय कभी नहीं होता। 1 महीना देहात की सैर के बाद रामा पुलिस के सहयोगियों के साथ अपने बंगले पर जा रहा था। रास्ता देवीदीन के घर के सामने से था। कुछ दूर ही उसे अपना कमरा दिखाई दिया। अन्यास में उसे निगाह ऊपर उठ गई। खिड़की के सामने कोई खड़ा था। इस वक्त देवीदीन वहाँ क्या कर रहा है? उसने जरा ध्यान से देखा। यह तो कोई औरत है, मगर औरत यहाँ कहाँ से आई? क्या देवीदीन ने वह कमरा किराए पर तो नहीं उठा दिया? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। मोटर जरा और समीप आई तो औरत का चेहरा साफ नजर आने लगा। रामा चौंक पड़ा। यह तो जल्पा है। बेशक जल्पा है, मगर नहीं, जल्पा यहाँ कैसे आएगी? मेरा पता ठिकाना उसे कहाँ मालूम? कहीं बुढ़े ने उसे छत तो नहीं लिख दिया? जल्पा ही है। नवाब दरोगा मोटर चला रहा था। रामा ने बड़ी मित्रता के साथ कहा, सरदार साहब 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं जरा देवीदीन से एक बात कर लूँ। नवाब ने मोटर जरा धीमी कर ली, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे आगे बढ़ा दिया। रामा ने तेज होकर कहा, आप तो मुझे कैदी बनाए हुए हैं। नवाब ने खिसियाकर कहा, आप तो जानते हैं डिप्टी साहब केवल जल्द थामे से बाहर हो जाते हैं।
बंगले में पहुंचकर रामा सोचने लगा, जल्पा से कैसे मिलूं। वहाँ जल्पा ही थी, इसमें कोई उसे सुहागा न था। आंखों को कैसे धोखा देता, हृदय को एक ज्वाला सी उठी हुई थी। क्या करूं, कैसे जाऊं। उसे कपड़े उतारने की सुधि भी ना रही। 15 मिनट तक वह कमरे के द्वार पर खड़ा रहा, कोई हिकमत ना सूझी। लाचार पलंग पर लेटा रहा। जरा ही देर में वह फिर उठा और सामने सिहरन में निकल आया। सड़क पर उसी वक्त बिजली रोशन हो गई। फाटक पर चौकीदार खड़ा था। रामा ने उस पर इस समय इतना क्रोध आया कि गोली मार दे। अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिल गई तो एक एक से समझा दूंगा, तुम्हें तो डिसमिस कराने के छोड़ूंगा। कैसा शैतान की तरह सिर पर सवार है, मुंह तो देखो जराब मालूम होता है। करी की दुम है वह रे, उनकी पगड़ी कोई टोकरी ढोने वाला कूली है। अभी कुत्ता भूख पड़े तो आप दुम दबाकर भागेंगे, मगर यहाँ एक डंटे खड़े हैं, मानो किसी किले के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। एक चौकीदार ने आकर कहा, इंस्पेक्टर साहब को बुलाया है और नए तावे मंगवाए हैं। रामा ने झिझलाकर कहा, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। फिर सोचने लगा, जल्पा यहाँ कैसे आई, अकेली ही आई है या कोई साथ है। जालिम ने बुड्ढों से 1 मिनट भी बात नहीं करने दिया। जल्पा पूछेगी तो जरूर ही कि क्यों भागे थे। साफ साफ कर दूंगा। उस समय और क्या कर सकता था, पर इस थोड़े दिनों में कष्ट से जीवन का प्रश्न ही हल कर दिया। अब आनंद से जीवन कटेगी। कोशिश करके उसी समय अपना तबादला करवा लूँगा। यह सोचते सोचते रामा को ख्याल आया कि जल्पा भी यहाँ मेरे साथ रहे तो क्या हर्ज है। बाहर वालों से मिलने की रोक टोक है, जल्पा के लिए क्या रुकावट हो सकती है। लेकिन इस वक्त इस प्रश्न को छोड़ना उचित नहीं, कल इसे तय करूँगा। देवीदीन भी विचित्र जीव है, पहले तो कई बार आया पर अब उसने भी सन्नाटा खींच लिया। कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि आकर पहरे वाले कांस्टेबल से जल्पा को आने की खबर मुझे देता, फिर मैं देखता कि कौन जल्पा को नहीं आने देता। पहले इस तरह की कैद जरूरी थी, पर अब तो मेरी परीक्षा पूरी हो चुकी। शायद अब लोग खुशी से राजी हो जाएंगे। रसोइया थाली लाया, मांस एक ही तरह का था। रामा थाली देखते ही झुंझला गया। इन दिनों रुचिकर भोजन देखकर ही उसे भूख लगती थी। जब तक 4-5 प्रकार की मांस ना हो, चटनी अचार ना हो, उसे तृप्ति ना होती थी। बिगड़कर बोला, क्या खाऊं तुम्हारा सिर। थाली उठा लिया। रसोइया ने डरते डरते कहा, हुजूर इतनी जल्द और चीज़ें कैसे बनाता, अभी कुल 2 घंटे तो आए हुए हैं। 2 घंटे तुम्हारे लिए थोड़े होते हैं। अब हुजूर से क्या कहूँ। मत बको हुजूर, मत बको डेम। रसोइया ने फिर और कुछ ना कहा। बोतल लाया, बर्फ तोड़कर गिलास में डाली और पीछे हटाकर खड़ा हो गया। रामा को इतना क्रोध आ रहा था कि रसोइये को नोच खाए। उनका मिजाज इन दिनों बहुत तेज हो गया था। शराब के दौर शुरू हुआ तो रामा को गुस्सा और भी तेज हो गया। लाल लाल आंखों से सब देखकर बोला, चाहो तो अभी तुम्हारा कान पकड़कर निकाल दूं, अभी इसी दम। तुमने समझा क्या है। उसका क्रोध बढ़ता हुआ रसोइया चुपके से सरक गया। रामा ने गिलास लिया और 2-4 लुमके खाकर बाहर सहन के टहलने लगा। यही धुन सवार थी, कैसे कहाँ से निकल जाऊं। एकाएक उसे ऐसा जान पड़ा कि तार के बाहर वृक्षों की आड़ में कोई है। हाँ, कोई खड़ा उसकी तरफ ताक रहा है, शायद इशारे से उसकी तरफ बुला रहा है। रामानाथ का दिल धड़कने लगा। कहीं षड्यंत्रकारियों के उसकी प्राण लेने की तो नहीं ठानी है, यह शंका उसे सदैव रहती थी। इसी ख्याल में वह रात को बंगले से बाहर बहुत कम निकलता था। आत्मरक्षा के भाव से उसे अंदर जाने की प्रेरणा की। उसी वक्त एक मोटर सड़क से पर निकली। उसके प्रकाश में रामा ने देखा वह अंधेरी छाया स्त्री है। उसकी साड़ी साफ नजर आ रही थी। फिर उसे ऐसा मालूम हुआ कि वह स्त्री उसकी ओर आ रही है। उसे फिर शंका हुई, कोई मर्द के वेश बदलकर मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा है। वह जय पीछे हटते गया। वह छाया उसकी ओर बढ़ती गई, यहाँ तक कि तार के पास आकर उसने कई चीज रामा की तरफ फेंकी। रामा चीख मार कर पीछे हट गया, मगर वह केवल एक लिफाफा था।
उसे कुछ तस्लीम हुई। उसने फिर जो सामने देखा वह छाया अंधकार में विलीन हो गई थी। रामा ने लपक कर वह लिफाफा उठा लिया। भय भी था और कौतूहल भी। भय कम था, कौतूहल अधिक। लिफाफे को हाथ में लेकर देखने लगा। सिरनामा देखते ही उसके हृदय में फुहलियाँ सी उठने लगी। लिखावट जल्पा की थी। उसने फौरन लिफाफा खोला। जल्पा ही की लिखावट थी। उसने एक ही सांस में पत्र पढ़ डाला और तब तक एक लंबी सांस ली। उसी सांस के साथ चिंता का वह भीषण भार जिसने आज 6 महीने पहले उसकी आत्मा को दबाकर रखा था, वह सारी मनोव्यथा जो उसका जीवन रक्त चूस रही थी, वह सारी दुर्बलता, लज्जा, ग्लानि मानो उड़ गई, छूमंतर हो गई। इतनी स्फूर्ति, इतना गर्व, इतना आत्मविश्वास उसे कभी ना हुआ था। पहली सनक यह सवार हुई, अभी चलकर दरोगा से कही देते हूँ, मुझे इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन फिर ख्याल आया, बयान तो अब हो चुका है, जितनी अपयश मिलना था मिल चुका, अब उसका फल से क्यों हाथ धोऊं? मगर इन सबों ने मुझे कैसे चकमा दिया है और अभी तक मुँह आमले में डाले हुए हैं। सब के सब मेरी दोस्ती को दम फाड़ते हैं, मगर अभी तक असली बात मुझसे छिपाए हुए हैं। अब भी इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं। अभी इसी बात पर अपना बयान बदल दूं तो आटे दाल का भाव मालूम हो, यही न हो मुझे कोई जगह ना मिलेगी बला से। इस लोगों के मंसूबे की खाक में मिल जाएगी, इस दगाबाजी की सज़ा तो मिल जाएगी। और यह सब कुछ ना सही, इतनी बड़ी बदनामी से तो बच जाऊंगा। यह सब शरारत जरूर करेंगे, लेकिन झूठा इल्ज़ाम लगवाने के सिवा और क्या कर सकते हैं। जब मेरा यहाँ रहना साबित ही नहीं तो मुझ पर दोष ही क्या लग सकता है। सबों ने मुंह पे काली लग जाएगी, मुंह तो दिखाया न जाएगा, मुकदमा क्या चलाएंगे। मगर नहीं, इन्होंने इतनी चाल चली है तो मैं भी इनसे वही चाल चलूँगा। कह दूँगा अगर आज मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं सहासत दूंगा, वरना साफ कह दूंगा इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं तो पीछे से किसी छोटे मोटे थाने में नवाब दरोगा बनकर भेज दो और वहाँ सड़ा करूँ लूँगा इंस्पेक्टरी। और कल 10 बजे मेरे पास नियुक्ति का परवाना आ जाना चाहिए। वह चला, इसी वक्त दरोगा से कह दूंगा। लेकिन फिर रुक गया। एक बार जल्पा से मिलने के लिए उसके प्राण तड़प रहे थे। उसके प्रति इतना अनुराग, इतना श्रद्धा उसे कभी ना हुआ था। मानो वह कोई देवी शक्ति हो जिसे देवताओं ने उसकी रक्षा के लिए भेजा हो। 10 बज गए थे। रामानाथ की बिजली गुल कर दी और बरामदे में आकर जोर से किवाड़ बंद कर दिए, जिसमें पहरे वाले सिपाहियों को मालूम हो अंदर के किवाड़ बंद करके सो रहे हैं। वह अंधेरे बरामदे में 1 मिनट खड़ा रहा, तब आहिस्ता से उतरा और कांटेदार गेसिस के पास आकर सोचने लगा, उस पार कैसे जाऊं? शायद अभी जल्पा बगीचे में हो, देवी दिन जरूर उसके साथ होगा। केवल यही तार उसकी राह रोके हुए था। उसे कांध जाना असंभव था। उसके तारे के बीच से होकर निकल जाने का निश्चय किया। अपने सब कपड़े समेट लिए और कांटों से बचता हुआ सिर और कंधों के तार के बीच में डाला, पर न जाने कैसा कपड़ा फंस गए। उसके हाथ से एक कपड़ा छुटाना चाहा तो आस्तीन कांटों में फंस गया। धोती भी उलझी हुई थी। बेचारा बड़े संकट में पड़ा। न इस पार जा सकता था, न उस पार। बवाब जरा भी असावधानी हुई तो कांटे में देह में चुभ जाएंगे। मगर इस वक्त उस कपड़ों का परवाह भी न था। उसकी गर्दन और आगे बढ़ाई और कपड़ों का लंबा चीरा लगाते हुए पार निकल गया। सारे कपड़े तार तार हो गए। पीठ में भी कुछ खरोंचे लगे। पर इस समय कोई बंदूक का निशाना बांधकर भी उसके सामने खड़ा हो जाता तो वह पीछे न हटता। फटे हुए कुर्ते को उसने वहीं फेंक दिया। गले कोई बंदूक का निशाना बांधकर भी उसके सामने खड़ा हो जाता तो वह पीछे न हटता। फटे हुए कुर्ते को उसने वहीं फेंक दिया। गले की चादर फट जाने पर भी काम दे सकती थी उसे। उसने धीरे धीरे चल समेटे और बगीचे में घूमने लगा। सन्नाटा था। शायद रखवाला खट्टी खाना खाने गया हुआ था। उसने 2-3 बार धीरे धीरे जल्पा का नाम लेकर पुकारा, भी किसी की आहट ना मिली। पर निराशा होने की मोह उसे गला ना छोड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर देखा, समझ गया, जल्पा चली गई। वह उन्हीं पैरों देवीदीन के घर की ओर चला। उसे जरा भी शौक न था बला से किसी को मालूम हो जाए मैं बंगले से निकल आया हूँ तो पुलिस मेरा कर ही क्या सकती है। मैं कैदी नहीं हूँ, गुलामी नहीं लिखाई है। आधी रात हो गई। देवीदीन भी
आधा घंटा पहले लौटा था और खाना खाने जा रहा था कि एक नंगे अधेड़ आदमी को देखकर चौंक पड़ा। रामा ने चादर सिर पे बांध ली थी और देवीदीन को डराना चाहता था। देवीदीन सशक होकर कहा, कौन है? सहसा पहचान गया। झटपट उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, तुमने तो भैया खूब भेष बनाया है, कपड़े क्या हुए? सहसा पहचान रामानाथ तार से निकल रहा था, उस सब का उनके कांटों में उलझकर फट गए। देवीदीन, राम राम, देह तो काटे नहीं चुभे? रामानाथ, नहीं, कुछ नहीं, दो एक खरोचे लग गए, मैं बहुत बचा कर निकला। देवीदीन, बहू को चिट्ठी मिल गई ना? रामानाथ, हाँ, उसी वक्त मिल गई थी। क्या वह भी तुम्हारे साथ थी? देवीदीन, वह मेरे साथ नहीं थी, मैं उसके साथ था। जब से तुम्हें मोटर में आते देखा तभी से जाने जाने लगाए हुए थी। रामानाथ, तुम्हें कोई खत लिखा था? देवीदीन, मैंने कोई खत पत्र नहीं लिखा भैया। जब वो आई तो मुझे आप ही अचंभा हुआ कि बिना जाने बूझे कैसे आ गई। पीछे से उन्होंने बताया वह शतरंज वाला नक्शा उन्हीं के पराग से भेजा था और इनाम भी वहीं से लाया था। रामा की आंखें फैल गई। जल्पा की चतुराई ने उसे विस्मय में डाल दिया। उसके साथ ही पराजय का भाव से उसे कुछ सीखे कर दिया। यहाँ भी उसकी हार हुई, इस बुरी तरह। बुढ़िया ऊपर गई हुई थी। देवीदीन के जाने के पास जाकर कहा, अरे क्या करती हो बहू, से कह दे एक आदमी उनसे मिलने आया है। यह कहकर देवीदीन ने फिर रामा के हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो अब सरकार से तुम्हारी पेशी होगी। बहुत भागे थे, बिना वारंट के पकड़े गए। इतनी आसानी से पुलिस भी ना पकड़ सकती थी। रामा को मनोविलास क्रोधित हो गया, लज्जा में गड़ा जाता था। जल्पा के प्रश्नों का उसके पास क्या जवाब था? जिस भय से वह भागा था उसके अंत में उसका पीछा करके उसे परास्त कर दिया। वह जल्पा के सामने सीधी आंखें भी नहीं तान सकता था। उसने हाथ छुड़ा लिया और जीने के पास छिटक गया। देवीदीन ने पूछा, क्यों रुक गए? रामा ने सिर खुजलाते हुए कहा, चलो मैं आता हूँ। बुढ़िया ने ऊपर से ही कहा, पूछो कौन आदमी है, कहाँ से आया है? देवीदीन ने विनोद से कहा, कहता हूँ, मैं जो कुछ कहूँगा बहू से ही कहूँगा। कोई चिट्ठी आया है? नहीं। सन्नाटा हो गया। देवीदीन ने एक ही क्षण बाद पूछा, कह दूँ लौट जाए? जल्पा जीने में आकर बोली, कौन आदमी है? पूछती तो हूँ, कहता है बड़ी दूर से आया हूँ। है कौन? यह क्या खड़ा है? अच्छा, बुला लो। रामा चादर ओढ़े कुछ झिझकता हुआ, कुछ छेपता, कुछ डरता जीने पर चढ़ा। जल्पा ने उसे देखते ही पहचान लिया, तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। देवीदीन वहाँ ना होता तो वह 2 कदम आगे बढ़ी होती। उनकी आंखों में कभी इतनी नशा न था, आंखों में कभी इतनी चपलता न थी। कोमल कभी इतने न दमके थे, हृदय भी तो इतने मधुकपन ना हुआ था। आज उनकी तपस्या सफल हुई। इसी के साथ हमारा 38 अध्याय भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग 39 कवर करेंगे। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। मिलते हैं गबन उपन्यास का अध्याय 39 लेकर अगले एपिसोड में।